प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड कैसा होता है, लीनियर या सर्कुलर? इस प्लाज्मिड के अंदर मेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हमें प्लाज्मिड को ओपन करना पड़ेगा? तो ओपन करने के लिए हम प्लाज्मिड को RE से ट्रीट करेंगे। जब RE से ट्रीट करेंगे तो क्या ये प्लाज्मिड ओपन हो जाएगा? जब ओपन होगा तो ये इसका 5' एंड, तो ये इसका, तो ये कौन सा हो गया? तो ये 5' पर फॉस्फेट है, थर्ड पर OH एंड स्मिथ। इको R1 were discovered by the Arbor, Nathan and Smith। इसके लिए आर्बर, नाथन और स्मिथ को नोबेल प्राइज मिला था। इको R1 डिस्कवर्ड बाय द आर्बर, नाथन एंड स्मिथ एंड गॉट द नोबेल प्राइज, एंड गॉट द नोबेल प्राइज। तो कल अपन ने दो एंजाइम की बात की थी, पहला था लाइटिक और दूसरा था क्लीविंग। ठीक है, दो एंजाइम डिस्कस किए थे, लाइटिक एंड द क्लीविंग। अब लिखिए तीसरा एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम, जॉइनिंग एंजाइम का एग्जाम्पल लाइगेज। हाँ बच्चों, ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? लाइगेज। ज्वाइनिंग एंजाइम लाइगेज। लाइगेज को कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। लाइगेज मॉलिक्यूलर ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू। फॉर्म फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या करता है ये एंजाइम? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और इस एंजाइम को डिस्कवर किया था खुराना, डिस्कवर्ड बाय खुराना। जॉइनिंग एंजाइम लाइगेज, कॉमनली कॉल्ड मॉलिक्यूलर ग्लू। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और किसने डिस्कवर किया? खुराना, डिस्कवर्ड बाय खुराना। फोर्थ एंजाइम लिखेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम में पहला लिखेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए से डीएनए बनाएगा। और दूसरा आरटी, आरटी याद है सब बच्चों को? आरटी आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए बनाता है और आरटी आरएनए से डीएनए बनाता है। आरटी आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए। और लास्ट एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज। एल्केलाइन फॉस्फेटेज एल्केलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा? बोर्ड पर ये अपना प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड कैसा होता है? लीनियर या सर्कुलर? इस प्लाज्मिड के अंदर मेरे को जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या हमें प्लाज्मिड को ओपन करना पड़ेगा? तो ओपन करने के लिए हम प्लाज्मिड को RE से ट्रीट करेंगे। जब RE से ट्रीट करेंगे तो क्या ये प्लाज्मिड ओपन हो जाएगा? जब ओपन होगा तो ये इसका 5' एंड, तो ये इसका, तो ये कौन सा हो गया? तो ये 5' पर फॉस्फेट है, थर्ड पर OH, 5 पर फॉस्फेट, थर्ड पर। क्या ये दोनों एंड आपस में फिर से जुड़ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी रहेगी नहीं रहेगी?
अगर दोनों आपस में फिर से जुड़ गए तो क्या हम इसके अंदर अब जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ पाएंगे? तो एक छोटा सा काम करेंगे, हम यहां से इस फॉस्फेट को हटा देंगे। क्या किया मैंने? फॉस्फेट को, अगर मैं ये फॉस्फेट हटा दूं तो क्या ये दोनों एंड फिर से आसानी से जुड़ पाएंगे? तो फॉस्फेट को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? फॉस्फेट की नेचर क्या है? एसिडिक है, अल्कलाइन है? तो एंजाइम हमारा पूरा नाम किसको रिमूव करेगा? कौन से एंड से? लिख लेंगे, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द 5' एंड, remove phosphate group from the 5' end, thus prevent recirculation. Remove phosphate group from the 5' end, thus prevent recirculation. हाँ बच्चों, किसको रोकेगा ये? रीसर्कुलेशन। तो ये हमारा पहला पार्ट था एंजाइम। कौन सा पार्ट था ये? पहला। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे वेक्टर। एंजाइम में हमने 5 एंजाइम पढ़े, लाइटिक, क्लीविंग, जॉइनिंग, सिंथेसाइजिंग एंड द 5वां अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब हमारा दूसरा टूल आ रहा है वेक्टर। वेक्टर को हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे व्हाट इज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है? वेक्टर एक स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? एक स्पेसिफिक। इसकी हेल्प से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां भेजेंगे? होस्ट में। कहां भेजेंगे? कहां भेजेंगे? मतलब वेक्टर को भेजना है या वेक्टर के साथ भेजना है? तो वेक्टर को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहे, व्हाट इज द वेक्टर? इट इज ए व्हीकल। व्हाट इज द वेक्टर? व्हीकल का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। व्हीकल का काम क्या है? तो वेक्टर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट। किसको? जीन ऑफ। और कहां? कहां देखेंगे? व्हाट इज वेक्टर? इट इज ए स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल। इट इज ए स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल with the help of which, it is a specific DNA molecule with the help of which gene of interest is transferred in the host. With the help of which gene of interest is transferred into, एक ही बात है, transferred into the host. It may be natural और artificial. ये जो वेक्टर है हमारा, ये नेचुरल भी हो सकता है और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है। और एक लाइन लिख लेंगे, ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल। ऑल्सो कॉल्ड, तो सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहिए, व्हाट इज द वेक्टर? व्हीकल। व्हाट इज द वेक्टर? अब दूसरा क्वेश्चन मार्क है कि हमें जिस डीएनए को वेक्टर की फॉर्म में काम लाना है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? उसमें 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसे सिंपली कहते हैं ओएमआर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हेडिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर।
पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे ORI ऑफ रेप्लिकेशन। पहली प्रॉपर्टी ORI ऑफ रेप्लिकेशन। बोर्ड पर ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये एक प्लाज्मिड है जिसे हम एज ए वेक्टर काम ला रहे हैं। किस फॉर्म में काम ला रहे हैं? हमने इस वेक्टर को बैक्टीरिया से बाहर निकाल लिया। क्या किया हमने? बैक्टीरिया से बाहर निकालकर हमने इसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। जब हमने इसके साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया तो क्या मेरे पास ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया? क्या बन गया मेरे पास? अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को मैंने वापस भेज दिया बैक्टीरिया के अंदर। कहां भेज दिया? बैक्टीरिया के। क्या इस बैक्टीरिया के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया या नहीं आ गया? अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या बनाएगा और ये एमआरएनए क्या बनाएगा? क्या मेरे को प्रोटीन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए? क्या चाहिए प्रोटीन का? तो अब मैं क्या करूंगा? इस बैक्टीरिया को कल्चर क्या कराऊंगा? जब कल्चर कराऊंगा तो क्या बैक्टीरिया डिवाइड करेगा? क्या नए बैक्टीरिया बनेंगे? क्या बनने वाले सारे बैक्टीरिया के अंदर वेक्टर की कॉपी भी आनी चाहिए? अगर वेक्टर आएगा तो क्या वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन भी आएगा? लेकिन बच्चों दोनों बैक्टीरिया को वेक्टर मिले, इसके लिए क्या जरूरी है कि वेक्टर का भी रेप्लिकेशन हो। वेक्टर का भी, और रेप्लिकेशन होने के लिए वेक्टर के पास क्या होना जरूरी है? ORI। क्या होना जरूरी है? अगर इस वेक्टर के पास ORI नहीं हुआ तो क्या वेक्टर अपना रेप्लिकेशन कर पाएगा? अगर वेक्टर अपना रेप्लिकेशन नहीं कर पाया तो नए बैक्टीरिया को वेक्टर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अगर वेक्टर ही नहीं गया तो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, तो क्या हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? तो हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस वेक्टर के साथ जोड़ना है, जिस वेक्टर के साथ, क्या उसमें ORI का होना जरूरी है या नहीं है? और कम से कम, एक से ज्यादा हो तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ते हैं जिसके पास ORI है, जिसके पास, तो क्या हम होस्ट में इसकी मल्टीपल कॉपी बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते? तो क्या हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन आना पॉसिबल है या नहीं है? क्योंकि हमें अल्टीमेट तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो हमें उस बैक्टीरिया को कल्चर करवाना पड़ेगा जहां बैक्टीरिया अपना नंबर बढ़ाएगा। तो क्या बनने वाले सारे बैक्टीरिया में वेक्टर की कॉपी आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? कब पॉसिबल है? जब उसके पास पढ़ना शुरू करेंगे। दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। कोई डाउट? अब हल्का सा यहां लाइन में करेक्शन है, हम कॉपी में दूसरी लाइन लिखेंगे। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस नहीं आएगा। अब सही करते हैं लाइन। एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू द वेक्टर हैविंग दिस सीक्वेंस, लिंक टू द हैविंग दिस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द। आपको ORI के साथ जोड़ना है या ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ना है जिसके पास ORI है? क्योंकि याद करो आपको ORI को डिस्टर्ब तो करना ही नहीं है, याद है? अगर आपने ORI को डिस्टर्ब कर दिया तो क्या आपका रेप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? अब ORI एक काम और क्या करता है? ORI रेप्लिकेशन के साथ साथ वेक्टर के कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। वेक्टर के इस बैक्टीरिया में अगर वेक्टर का नंबर एक से ज्यादा है, अगर वेक्टर की यहां बहुत सारी कॉपी है, तो क्या वेक्टर की बहुत सारी कॉपी होने के कारण इसके अंदर आपके डिजायर्ड जीन की भी मल्टीपल कॉपी आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो आपका प्रोडक्शन रेट कम होगा ज्यादा होगा? अगली लाइन। हाँ, दिस सीक्वेंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द। So if one want to recover many copy of the target gene, it should be cloned into a vector whose origin support। ये क्या हो गया हमारा? सिंगल कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर? ज्यादा अच्छा कौन सा रहेगा, सिंगल कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर? क्यों? क्योंकि आपके वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है।
अगर वेक्टर का नंबर हाई रहेगा तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी कॉपी, और जितनी हाई रहेगी प्रोडक्शन का रेट भी उतना। तो हमें कौन सा वेक्टर सेलेक्ट करना चाहिए जिसका ओआरआई सिंगल कॉपी को सपोर्ट करे या हाई कॉपी? इज इट क्लियर? लिखेंगे इट इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, ओआरआई में इट इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication start. It is a specific sequence from where replication start. At least one ORI, at least one ORI must be found, at least one ORI must be found into the vector. Okay, next line. Whenever gene of interest is linked to a vector molecule, whenever gene of interest is linked to a vector molecule having this sequence, whenever gene of interest is linked to a vector molecule having this sequence can be whenever gene of interest is linked to a vector having this sequence can be replicate within the host cell. Next line. ORI also control copy number. ORI also control copy number. हम बच्चों ORI केवल रेप्लिकेशन करेगा या कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करेगा? तो हमारे लिए अच्छा वेक्टर कौन सा रहेगा, सिंगल कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर? क्योंकि अल्टीमेट टारगेट तो हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, अल्टीमेट टारगेट तो हमारा, तो कौन सा अच्छा रहेगा, लो कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर? क्लियर? दूसरी हेडिंग डालेंगे मार्कर जीन। मार्कर जीन ब्रैकेट में सेलेक्टेबल मार्कर, मार्कर जीन ब्रैकेट में सेलेक्टेबल मार्कर। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हम यहां नहीं करेंगे, इसकी डिटेल ज्यादा हम मैकेनिज्म में करेंगे, सिंपल वे में यहां समझेंगे। ये कौन है आपका वेक्टर? ये कौन है? जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसके साथ जोड़ दिया? तो क्या आपके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया? आपको क्या पता लगेगा ये वेक्टर आपका रिकॉम्बिनेंट है? समझ गए? क्या आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्या आपको दिखाई देगा वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है? हो सकता है नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो सकता है। तो क्या आपको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का सिलेक्शन करना पड़ेगा? सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? मार्कर जीन। क्या चाहिए? फिर हमने इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को कहां भेज दिया? हमें क्या पता होस्ट में आ गया। अगर आया ही नहीं होस्ट में तो ये होस्ट हमारे काम का है या नहीं है? तो क्या हमें होस्ट का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? हमें नेकेड ऐसे दिखाई देगा या हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा? तो हमें सिलेक्शन दो पार्ट में करना पड़ता है। कितने पार्ट में करना पड़ता है? और दो पार्ट में करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? कितने सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए हमें? कितने सिलेक्टेबल मार्कर? इज इट क्लियर? पहले क्या करते थे? पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को एज ए मार्कर जीन काम लाते थे, जैसे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस,
क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक वेक्टर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो मार्कर जीन है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और एक कौन सा है और दूसरा, क्लियर है तक? ये आपका ई कोलाई है। कौन है? ई कोलाई में कभी भी किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती। अगर वेक्टर ई कोलाई में आ जाता है तो क्या ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी या नहीं आएगी? अब ये ई कोलाई हमारा टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो क्या हम श्योर हैं कि वेक्टर एंटर कर चुका है? क्या हम ई कोलाई को डायरेक्ट देखकर पहचान पाएंगे या हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा? किसके बेस पर कर रहे हैं हम? एंटीबायोटिक्स के बेस पर? किसके बेस पर? किसके बेस पर? अगर ई कोलाई में ये वेक्टर आ जाता है तो मैं इसे क्या कहूंगा? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहूंगा मैं? तो क्या मेरे को ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा? अब मेरे को वो ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए जिसके पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हो या नॉन रिकॉम्बिनेंट। मैंने इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में यहां अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया यहां अपना? तो अब इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। रहेगी नहीं रहेगी? अब ये बैक्टीरिया मेरा टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। डन। तो क्या मैं श्योर हूं ये ट्रांसफॉर्मेंट है? मैंने तो आगे समझाऊंगा, मैं कोशिश कर रहा था समझाने की। देखो डिटेल में समझेंगे, नहीं समझ में आएगा ऐसे, डिटेल में समझेंगे। मार्कर जीन, सेलेक्टेबल मार्कर लिखेंगे। दे आर द स्पेसिफिक जीन, दे आर द स्पेसिफिक जीन that help in the, they are the specific gene that help in the selection of, that help in the selection of transformant and recombinant, that help in the selection of transformant and recombinant. At least two marker gene, at least two marker gene must be found into the vector. हाँ बच्चों अभी याद करके चलेंगे अब कि वेक्टर में कम से कम कितने मार्कर जीन होने चाहिए। इनमें से एक हमारी हेल्प करेगा ट्रांसफॉर्मेंट निकालने में और दूसरा किस में हेल्प करेगा? कम से कम कितने मार्कर जीन होने चाहिए? एक किस में हेल्प करेगा और दूसरा, नेक्स्ट लाइन, जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, generally antibiotic resistant gene are used as a marker gene. Generally antibiotic resistant gene are used as a marker gene. For example, AMPR, TETR, CHLR, KANR. ये सब पुराने एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। इनके लिए बैक्टीरिया जेनेटिक लेवल पर रेजिस्टेंस हो चुके हैं, बट ई कोलाई में अभी तक इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अभी तक ई कोलाई में इनके लिए रेजिस्टेंस, नेक्स्ट लाइन, नॉर्मली ई कोलाई डू नॉट हैव रेजिस्टेंस अगेंस्ट these antibiotics. Normally E. coli do not have resistance against these antibiotics.
और ये बात याद करके चलना सारे बच्चे कि हमने अपने ज्यादातर प्रोडक्ट का सिंथेसिस ई कोलाई में करवाया है। किस में करवाया? जो हमारा सबसे क्लोज बैक्टीरिया है, जो हमारा सबसे, और ई कोलाई में इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस, तो इनके बेस पर ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट को पहचानना बहुत आसान है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी शक्लें देख ली मैंने, यूं लग रहा है उर्दू चल रही है। डिटेल में आगे नेक्स्ट लाइन, लेटर ऑन alternative marker were also developed. Later on alternative marker were also developed based upon color reaction. Later on alternative marker were also developed based upon color reaction. Example, lac Z. ठीक है रे, इस पूरे चैप्टर में सबसे मुश्किल पार्ट आपका यही होता है कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेंट इन रिकॉम्बिनेंट्स आर सेलेक्टेड। सबसे मुश्किल पार्ट यही होता है इस चैप्टर में आपके लिए, और है सबसे आसान, तो अभी नहीं करेंगे ये, ठीक है। तीसरी हेडिंग, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट ब्रैकेट में क्लोनिंग साइट। बोर्ड पर आइए, ये आपके पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर में केवल एक ही रिकॉग्निशन साइट है, और वो रिकॉग्निशन साइट है इको R1 के लिए। कितने रिकॉग्निशन साइट है? किसके लिए? आप कितने आर यूज कर सकते हो? कौन सा? इसके अलावा कोई आर यूज, मतलब आपके पास कोई चॉइस? ये दूसरा, यहां पर 4 रिकॉग्निशन साइट है। ये है इको R1 के लिए, ये है हिंड सेकंड के लिए, ये है SAL1 के लिए, और ये है हिंड थर्ड के लिए। हाँ, कितने रिकॉग्निशन साइट है? कितने आर यूज कर सकते हो? क्या आपके पास अब चॉइस है या नहीं है? तो कौन सा वेक्टर अच्छा रहेगा, X या Y? क्यों? इसका मतलब रिकॉग्निशन साइट विच 1 और फ्यू डन। अब एक तीसरा वेक्टर बना रहा हूं, यहां पर भी 4 रिकॉग्निशन साइट है। ये है इको R1, ये है इको R1, ये है इको R1, और ये है इको R1। हाँ, कितनी रिकॉग्निशन साइट है? 1 है, फ्यू है, लेकिन चारों की चारों किसके लिए? तो आप कौन सा आर यूज करोगे? और तो कोई चॉइस करो यूज। कट एक जगह लगेगा, कई जगह काम का है या नहीं है? तो बताओ, रिकॉग्निशन साइट शुड बी 1 और फ्यू? 1 या फ्यू? बट 1 for 1, 1 और फ्यू, बट दोनों में अंतर है। 1 या फ्यू, बट in order to link the alien DNA, the vector needs to have very preferably single recognition site for the commonly used। हाँ बोलो, 1 या few, but presence of more than one recognition site within the vector will generate several, which will complicate the। ये अब आपके पास वेक्टर है, इसका नाम है PBR322। क्या नाम है इसका? हाँ, वेक्टर क्या OMR होनी चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन है ये? कम से कम कितने O होने चाहिए? है क्या? क्या मार्कर चिन्ह होने चाहिए? कम से कम कितने होने चाहिए? कौन कौन से हैं? रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? 1 और फ्यू, गिनो 8 रिकॉग्निशन साइट है। कितने आर यूज कर सकते हो? कोई भी यूज कर लो, कट एक जगह लगेगा। डन। जो आपके मन में है, इको R1 यूज करो। क्या यूज करो? कट एक जगह। PST1 यूज करो, कट
PVU1 यूज करो, कट। तो टोटल सेट शुड बी वन और मैनी, ताकि हमारे पास चॉइस रहे। बट एक आरई के लिए, अगर एक आरई के लिए एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट हुई तो कट एक जगह लगेगा, कई जगह, तो वेक्टर खुलेगा या टूट जाएगा। और अगर वेक्टर टूट गया तो हमारे किसी काम का लिखेंगे। ए गुड वेक्टर शुड हैव फ्यू, गुड वेक्टर शुड हैव फ्यू बट only one recognition site. A good vector should have few but only single recognition site for the commonly used RE. Single recognition site for the commonly used RE. हाँ भी बताओ, इस लाइन में कोई डाउट? क्या कह रहा है कि टोटल तो फ्यू होनी चाहिए, बट एक आरई के लिए टोटल फ्यू क्यों होनी चाहिए? ताकि आप अपनी चॉइस का आरई यूज कर सको, पर जो भी आरई आपको यूज करना उसके लिए एक ही होनी चाहिए। जो भी आरई यूज करो उसके लिए। नेक्स्ट थिंग, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट, more than one recognition site for the same RE, more than one recognition site for the same RE will generate several fragments, will generate several fragment, will generate several fragment that will complicate the process, that will complicate the process. अब इस तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे ये वेक्टर है, इस वेक्टर के पास इको R1 के लिए 4 साइट है। अगर मैं इको 1 यूज करता हूं तो कितने कट लगेंगे? 1 2 3 4। कितने फ्रेगमेंट बन गए? वेक्टर खुल गया या टूट गया? अब हमारे किसी काम का? हमें वेक्टर को खोलना था, तोड़ना था, ताकि हम उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ सके। खोलना था, तोड़ना था, ताकि हम उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आरई के लिए रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बट एक आरई के लिए, एक आरई के लिए तो, बट टोटल एक ही रिकॉग्निशन साइट हुई तो हमारे पास चॉइस नहीं है। फिर हमारे पास तो क्या करे लाइन, फ्यू या वन? बट वन फॉर फ्यू या वन बट डन। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए वेक्टर के पास? OMR। क्या होना चाहिए? O फॉर ORI, M फॉर R फॉर O कितना होना चाहिए? 1, M 2, R फ्यू, R कितना होना चाहिए? फ्यू बट 1 फॉर 1। R शुड बी फ्यू बट। तो वेक्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? अब तीसरा लिखो, टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर आज वेक्टर की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, बट हमने सबसे पहला जो वेक्टर यूज किया था वो कौन था? प्लाज्मिड। कौन था? लिखेंगे प्लाज्मिड। इट वॉज द फर्स्ट वेक्टर, इट वॉज द फर्स्ट वेक्टर to be used in RDT. Plasmid, it was the first vector to be used in RDT. बोर्ड पर ये एक बैक्टीरिया है। हाँ बच्चों, कौन है ये? ये
बैक्टीरिया का क्रोमोजोमल डीएनए है। क्या है ये? क्या इस डीएनए पर जीन है? क्या वो जीन प्रोटीन बनाएगा? और वो प्रोटीन बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तो क्या मैं इस डीएनए को बैक्टीरिया से हटा सकता हूं? अगर हटा दिया और अगर मर गया तो हमारे किसी काम का? तो ये एसेंशियल है या ऑप्शनल है? इसको कभी बैक्टीरिया से हम हटा? बैक्टीरिया में क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए भी है। ये जो डीएनए है, क्या यहां पर भी जीन है? क्या ये भी प्रोटीन बनाएगा? बट ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है या नहीं है? सर्वाइवल के लिए अगर मैं इसको बैक्टीरिया से हटा लूं तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा या मर जाएगा? तो क्या मैं इसे हटा सकता हूं? तो इस एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के लिए ऑप्शनल है या एसेंशियल है? क्या प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से हटाया जा सकता है? अगर प्लाज्मिड को हटा लें तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा मर जाएगा? हटा लो प्लाज्मिड को, जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दो, वो वापिस भेज दो, कल्चर करवा लो। आया को समझ में? दोबारा करो, प्लाज्मिड को निकाल लो, बैक्टीरिया जिंदा है मर गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दो, वापिस बैक्टीरिया को दे दो, तो क्या बैक्टीरिया के पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया? अब कल्चर करवा लो, तो क्या लार्ज स्केल प्रोडक्शन आ जाएगा? क्या प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता? प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से हटाया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्लाज्मिड के पास है। किसके पास है? तो जिन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, क्या वो जिंदा नहीं है? तो बैक्टीरिया की वो कंपल्सरी प्रॉपर्टी है या ऑप्शनल है? नाइट्रोजन फिक्स करने वाला जीन प्लाज्मिड के पास है। किसके पास है? क्या सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं? तो जो नहीं करते क्या वो जिंदा नहीं है? तो ये बैक्टीरिया की कंपल्सरी प्रॉपर्टी है या ऑप्शनल है? तो इनका जीन क्रोमोसोमल डीएनए के पास है या प्लाज्मिड के पास है? कहते हैं प्लाज्मिड की डिस्कवरी और आरए की डिस्कवरी, दीज टू वर द मेन थिंग्स फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत दो चीजों से हुई, एक तो डिस्कवरी ऑफ आरई और दूसरा डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल डेफिनेशन अलग लाइन से। इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, it is the extra chromosomal double strand, it is the extra chromosomal double strand circular DNA, extra chromosomal double strand circular DNA having self replication power that is non-essential, that is non-essential for survival of bacteria, that is non-essential for survival of bacteria, so easily can be isolated from bacteria, non-essential for survival of bacteria, so easily can be isolated from bacteria, easily can be isolated from। हाँ बच्चे यहां थी वो डेफिनेशन, क्या लिखा है ये? पढ़ो आगे। ऑटोनोमसली, बस एक एक करके। पहला क्या है? ऑटोनोमसली, अगला एसेंशियल है या ऑप्शनल है? तो क्या आराम से हटाया जा सकता है? इसका बैक्टीरिया की जनरल सर्वाइवलिटी में कोई रोल? अगर बैक्टीरिया से हटा भी दें तो भी जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा? प्लाज्मिड एक बहुत अच्छा वेक्टर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि प्लाज्मिड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम है। प्लाज्मिड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 0.5 से 8 केबी है, मतलब 0.5 से लेकर 8 केबी तक के जीन को ये आराम से कैरी कर सकता है। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हैवी हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट,
तो प्लाज्मिड काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा? प्लाज्मिड काम। तो जब ह्यूमन जीन पे आए, ह्यूमन जीन तो बहुत हैवी निकले, ह्यूमन जीन तो वहां प्लाज्मिड काम कर पाया या हमें कुछ लार्ज वेक्टर बनाने पड़े? बैक एंड द यक, बैक एंड द वर द लार्ज वेक्टर। क्यों वहां प्लाज्मिड काम कर पाया या नहीं कर पाया? प्लाज्मिड बहुत अच्छा वेक्टर है, बट प्रॉब्लम क्या है? इसकी कैरिंग कैपेसिटी लिख लेंगे, कैरिंग कैपेसिटी 0.5 से 8 kb। कैरिंग कैपेसिटी 0.5 से 8 kb, बहुत अच्छा वेक्टर है, बट इशू क्या है? इसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है। ओके, एग्जाम्पल पहले दो प्लाज्मिड आगे हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, TI एंड RI, TI एंड RI। TI और RI ये दोनों नेचुरल प्लाज्मिड हैं या नेचुरल वेक्टर हैं, और ये हमें किस में मिलते हैं? एग्रोबैक्टीरियम। TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड नेचुरल वेक्टर है, कहां मिलते हैं? एग्रो। इन्हें कहां काम लाते हैं? जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट। कहां काम लाया जाता है इन्हें? जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट। क्लियर? जीन ट्रांसफर इन डाइकोट प्लांट। नेक्स्ट लिखेंगे PUC18, PUC19, PUC18, PUC19। यहां UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ। ये मैनमेड है, मतलब ये नेचुरल है, ये बनाए गए हैं, और इन्हें कहां काम लाते हैं? जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। कहां काम आते हैं? जीन ट्रांसफर इन। TI और RI नेचुरल है, PUC18 और PUC19 मैनमेड है। और अब वो जो NCERT में डिटेल है, PBr 322, PBr 322। यहां पर P का मतलब है प्लाज्मिड। P का मतलब क्या है? B और R दो साइंटिस्ट थे, बॉलीवर एंड रॉड्रिगोज। B एंड R दो साइंटिस्ट हैं, बॉलीवर एंड रॉड्रिगोज। चलो यहां तक तुम बताओ, नेचुरल है या मैनमेड है? मैनमेड है। हाँ बच्चों, नेचुरल है या मैनमेड है? बोर्ड पर। अब क्या करते गए, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मिड बनाते गए। बोर्ड पर देखो, बहुत सारे प्लाज्मिड बनाते गए, जैसे ये प्लाज्मिड बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। अब प्लाज्मिड बनाने के बाद हर एक प्लाज्मिड में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कि उसमें कौन सा मार्कर जीन है, उसमें कितनी रिकॉग्निशन साइट है, क्या प्लाज्मिड को देखकर पहचान पाएंगे? तो उन्हें एक सैंपल नंबर देते गए, जैसे 322, 325, 329, 330, 333। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, हम सबने ब्लड चेकअप करवाया तो ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ गया, फिर किसका पता लगेगा किसका ब्लड है? पता लगेगा या उसे एक सैंपल नंबर दिया जाएगा, फिर ब्लड का पूरा एनालिसिस होगा।
जो भी रिपोर्ट है सिस्टम में फीड होगी सैंपल नंबर के नाम से। हमें क्या पता लगेगा हमारा ब्लड कौन सा है? किससे पता लगेगा? सैंपल नंबर। किससे पता लगेगा? तो बनाते क्या, उन्हें सैंपल नंबर देते कि 322 क्या एक सैंपल नंबर है, 322 क्या। अब जैसे सिस्टम में फीड किया पीबीआर 322, इसका पूरा चिट्ठा खुल जाएगा। हाँ भाई 322 में क्या प्रॉपर्टी है 322 में, तो 322 क्या है? इसका सैंपल नंबर। अब तुम मेरे को यह बताओ नेचुरल है या मैनमेड है? मैनमेड। कहां काम लाते हैं? जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। कहां काम लाते हैं इसे? जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। ये इसका पूरा डायग्राम है। चलो बताओ इसके पास ORI है या नहीं है? कितना है? M है या नहीं है? कितने हैं? वो दो कौन कौन है? AR एंड TR। कौन कौन है वो? AR एंड, आगे शोर यूज होंगे AR एंड TR। बोर्ड पर देखो, जैसे आगे लिखा हमने AR है, इसका मतलब एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस, ये यूज होगा आगे। AR है इसका मतलब वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है, AR नहीं है मतलब वो एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस। अच्छा अब आते हैं R है या नहीं है? कितने R है? चेक कर लो कितने R है। वो 8 कौन कौन से हैं? PST1 एंड PVU1। PST1 और PU1 कहां है? AR में। कहां है? BAMH1 और SL1 कहां है? TR। कहां है? PVU2 कहां है? ये रोप क्या है? ROP क्या है? ROP एक जीन है। ROP क्या है? एक जीन। वो जीन क्या बनाएगा? एक प्रोटीन। और वो प्रोटीन किस में हेल्प करेगा? रेप्लिकेशन। अब ORI में और ROP में कंफ्यूज होते हैं। ORI क्या है? फुल फॉर्म नहीं पूछी। ORI एक सीक्वेंस है। ORI एक जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और ROP एक जीन है। ROP एक वो जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? यहां से पढ़ेंगे, रोप कोड्स फॉर द इन्वॉल्व इन द। क्या अंतर है ORI में ROP में? ORI तो एक जहां से रेप्लिकेशन के लिए कुछ प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन कौन बना रहा है? ROP क्या है? एक जीन। क्या है? एक वो जीन क्या बनाएगा, और वो प्रोटीन किस में हेल्प करेगा? किस में हेल्प करेगा? पूरा पढ़ेंगे। E. coli cloning vector PBR showing restriction site. Hint third, ECO R1, BAMH1, SAL1, PVU second, PST1, CLE1, ORI and the antibiotic resistant EMPR and the ROP code for the involved in the replication of the जो क्या इसके पास ORI है? कितना है? क्या इसके पास मार्कर जीन है? कितने हैं? कौन कौन से? क्या इसके पास रिकॉग्निशन साइट है? कितनी है? वो 8 कौन कौन सी है? यहां से शुरू करेंगे। PST1 PVU1 कहां है? PVU2 BAMH1 SALH1 और ECO R1 CLE1 हिंड थर्ड। कितनी है? और इनके साथ साथ क्या है? ROP क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन किस में हेल्प करेंगे? तो ये 5 एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मिड के, TI, RI, PVU18, PVU19 एंड PBr322। PBr322 का डायग्राम अच्छे से रटना भी, इसमें से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन एंड लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चन दोनों आते हैं। ठीक है, बना लेंगे डायग्राम। तो एनसीईआरटी से करना, डायग्राम नहीं बनाना। ये सारे पॉइंट P प्लाज्मिड, B बोलीवर, R रॉड्रिगोज, 322 सैंपल नंबर, क्या है? मैनमेड, जीन ट्रांसफरिंग बैक्टीरिया, O1, M2, R8, ROP क्या है? जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। किस में इन्वॉल्व है? तो टाइप ऑफ वेक्टर में हमारा पहला कौन था? प्लाज्मिड। दूसरा
लिखेंगे बैक्टीरियोफेज, नहीं डायग्राम एनसीईआरटी से करना। दूसरा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में दो याद करने हैं, लैम्डा फेज एंड M13। बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल लैम्डा फेज एंड M13। लैम्डा फेज M13। बैक्टीरियोफेज में दो याद करने कौन कौन से, लैम्डा फेज M13, है ना। इसके बारे में यहां दिया हुआ है, अब ये पढ़ेंगे, बोर्ड पर रहेंगे। ये एक बैक्टीरिया है, कौन है बच्चों ये, इस बैक्टीरिया पर एक वायरस ने अटैक किया। अटैक करने के बाद वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इंसर्ट करने के बाद है ना, इस वायरल डीएनए ने क्या किया, रेप्लिकेशन। क्या किया, रेप्लिकेशन करके इस वायरल डीएनए ने यहां अंदर अपनी मल्टीपल कॉपी बनवाई। क्या बनवाई, मल्टीपल कॉपी। क्या बनवाई, तो क्या इस बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी बन गई, बन गई। अगर मैं यहां इस वायरस के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दूं, अगर समझ में, मैंने वायरस के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ा और वायरस को बैक्टीरिया पे अटैक करवाया, तो क्या इस बैक्टीरिया में यहां मल्टीपल कॉपी बन गई, नहीं बन गई, तो मेरा प्रोडक्शन स्मॉल स्केल आएगा, लार्ज स्केल आएगा। ये वायरस का एक जनरल लाइफ साइकिल होता है कि वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करने के बाद में अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करवाएगा। क्या बनेगी, मल्टीपल कॉपी। मल्टीपल कॉपी बनने के बाद अब इनके चारों तरफ प्रोटीन का डिपोजिशन होगा, जिससे क्या बन जाएंगे, नए वायरल पार्टिकल। क्या बन जाएंगे, नए। इसी काम के लिए तो गया था। क्यों गया था बैक्टीरिया के अंदर, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपना। लेकिन क्या हम इसी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये तो किसकी बात हुई, बैक्टीरियो। तो पहली बैक्टीरियोफेज की बात पढ़ेंगे। You know that the plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within the independent to the control of bacteriophage because of their have very high copy number of their within the clear। अब बात करते हैं प्लाज्मिड की। अब ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास ये एक प्लाज्मिड है। क्या है, एक। यहां इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की एक कॉपी है, कई कॉपी है, तो ये क्या होगा, सिंगल कॉपी नंबर, मल्टीपल कॉपी नंबर। और ये दूसरा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में यहां प्लाज्मिड की खूब सारी कॉपी है। ये क्या हो गया, सिंगल कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर। तो हमारे लिए कौन सा यूजफुल होगा, सिंगल कॉपी नंबर या हाई कॉपी नंबर, कौन सा यूजफुल होगा। तो मेरे को एक ऐसे वेक्टर के साथ जोड़ना है जिसका कॉपी नंबर बैक्टीरिया में ज्यादा है, ताकि मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज। अब पढ़ेंगे, some plasmid may have only or whereas other may have their number can be gone even if we are able to link an alien DNA, alien piece of with, or we can multiply its number equal to the copy number। किसकी बात कर रहे हैं, एलियन डीएनए की। किसकी बात कर रहे हैं कि अगर हम एलियन डीएनए को बैक्टीरियोफेज के साथ या प्लाज्मिड के साथ जोड़ दे, तो क्या इसका नंबर भी हम बढ़ा सकते हैं, इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ, और वेक्टर यूज दैट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ। ये आगे आएगा, रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन कैसे करेंगे, इज इट क्लियर। तो बहुत ही कॉमनली हम क्या काम लाते हैं, या तो प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज। ये काम आते हैं बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए, क्यों, बैक्टीरियोफेज तो किस पे अटैक करेगा। तीसरा अब आएंगे वायरस। वायरस थर्ड वेक्टर, वायरस। वायरस में
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिट्रोवायरस। तुम बताओ रिट्रोवायरस किसके अगेंस्ट काम आएगा? ह्यूमन क्यों, एनिमल बोलो है? किसके लिए? अगर हमें जीन ट्रांसफर एनिमल में करना है तो क्या काम लाएंगे? एक होता है CAMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। कॉलीफ्लावर प्लांट। एक होता है SV40, ये माइस के लिए। SV40 माइस वायरस है। SV40 ठीक है भी, ये 3 तो कंपल्सरी याद करने। अब एक और याद करो जो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आया था, बैक एंड यैक। चौथा बैक, पांचवा यैक। याद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? वहां क्या काम लाए थे? बैक एंड, ठीक है भी, ये तो जरूरी है। प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वायरस, बैक, ये तो सब एनसीईआरटी का। अभी रिट्रोवायरस आके पढ़ेंगे एमएनएल के अंदर। प्लाज्मिड दे रखा है, बैक्टीरियोफेज दे रखा है, रिट्रोवायरस दिया हुआ है, बैक एंड यैक कहां दे रखा है? ह्यूमन जीनोम, ये तो कंपल्सरी है। छठा लिखो कॉस्मिड। ये बकवास है, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लिख के छोड़ दो। कॉस्मिड का मतलब क्या है? कॉस प्लस प्लाज्मिड। बस सुन लो, सिंपल सा क्या मतलब है। ये कोस जो है ना, कोस साइट किससे ली गई है? लैम्डा फेज। और प्लाज्मिड किससे लिया गया? बैक्टीरिया। मतलब लैम्डा फेज का डीएनए किसके साथ जोड़ा गया? तो क्या बना लिया? क्या कह दूं, अपने आप में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। अपने आप में किसी एक का दो का जोड़कर बनाया। एक लिख लो बस, ए टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। ए टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहां काम लाते हैं? बैक्टीरिया के लिए। ए टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहां काम लाते हैं? इसी तरह से फेजमिड भी बनाया गया है, फेज प्लस प्लाज्मिड। फेजमिड, फेज प्लस प्लाज्मिड वही है बच्चों। बैक्टीरियो फेज का डीएनए किसके साथ जोड़ दिया? बस, इसका मतलब ये भी अपने आप में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। फेजमिड, फेज प्लस प्लाज्मिड, ये भी क्या है? एक रिकॉम्बिनेंट। ये भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम आता है। मतलब कुल मिला के पिक्चर पता है क्या है? हमारे पास बैक्टीरिया के अगेंस्ट वेक्टर की बहुत बड़ी रेंज है। बैक्टीरिया के अगेंस्ट वेक्टर की, क्योंकि यार लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेनली लेना ही किसमें है? बैक्टीरिया में। लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेनली लेना ही किसमें? लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो प्लांट या एनिमल डिजायरेबल? सबसे बढ़िया कौन रहेगा? बैक्टीरिया, क्योंकि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। उनका जो बायोमास प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बेस्ट कौन रहेगा? चलो, वेक्टर में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फिर हमने क्या पढ़ा? अब चौथा सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, सिलेक्शन ऑफ वेक्टर। अब हम इन सब में से कौन सा वेक्टर काम लाएंगे? बोल पाओ। हमारे पास वेक्टर की बहुत बड़ी रेंज है। प्लाज्मिड भी वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज भी वेक्टर है, वायरस भी वेक्टर है, बैक भी वेक्टर है, मैक भी वेक्टर है, कॉस्मिड भी है, प्लाज्मिड। इनमें से हम कौन सा वेक्टर काम लाएं? ये दो बातों पे डिपेंड करेगा। कितनी बातों पे? वो दो बातें कौन कौन सी है? इनमें से पहली तो बात है किसको भेजना है, और दूसरी बात है कहां भेजना है। दो बातें क्या देखनी है? किसको भेजना है, इसका मतलब क्या हो गया? साइज ऑफ डिजायर्ड जीन। क्या मतलब हो गया? कहां भेजना है, इसका मतलब क्या हो गया? होस्ट। मतलब हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को जहां भेजना है, क्या उसके अंदर वेक्टर के लिए कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मान लो प्लांट में भेजना है और हम रिट्रोवायरस ले आए,
ठाकुर तो की हो है, प्रोग्राम बनने से पहले खत्म। एनिमल में भेजना है, एग्रोबैक्टीरियम उठा ले, डन। और फिर दूसरा क्या देखना है कि जिसको भेजना उसका साइज क्या, जिसको भेजना उसका खड़ी हो। मान लो ये वेक्टर है, क्या है ये, और ये साइज ऑफ डिजायर्ड जीन है, चलेगा या डूब जाएगा? उल्टा करके देखो, हाँ वो तो उठा के ले जाएगी। अरे हमारा डिजायर्ड जीन कितना हैवी है वो भी तो देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा कि वेक्टर उसको कैरी कर पाएगा या, मतलब वेक्टर का सिलेक्शन रैंडम होगा या पहले पूरा वर्कआउट होगा? पहले पूरा वर्कआउट होगा, पूरे एक्सपेरिमेंट की डिजाइनिंग होगी, देखा जाएगा कि हमें कौन से जीन को भेजना है, हमें उसको कहां भेजना है, दोनों चीजों को दिमाग में रखकर हम वेक्टर का सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास वेक्टर की बहुत बड़ी रेंज है, वेक्टर की बहुत बड़ी, तो सिलेक्शन रैंडम होगा या दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी? भाड़ में गया किसको, और देसी भाषा, दो बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, किसको भेजना और लिख लो, किसको भेजना है मतलब साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, कहां भेजना है मतलब होस्ट। क्लियर? हाँ बच्चों, तो वेक्टर को हम चार पार्ट में स्टडी करते हैं, एक एक वर्ड में आंसर निकालेंगे। व्हाट इज द वेक्टर? एक एक वर्ड में व्हीकल, व्हीकल के नाम से सब कुछ आ जाएगा। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी? सिलेक्शन किसको एंड कहां, सिलेक्शन किसको एंड, और टाइप में प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, वायरस है, बैक है, यैक है, इनमें डिटेल किसकी करनी है? प्लाज्मिड, और वो भी कौन सा? PBr 322। PBr फुल फॉर्म प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगोज, तो 322 क्या है? कितने ORI हैं, कितने मार्कर हैं, कितनी रिकॉग्निशन साइट हैं? क्या इसके अलावा ROP भी है? ROP भी, ROP क्या बनाएगा, जो किसमें इन्वॉल्व होगा? रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा? सिलेक्शन के लिए मार्कर जीन चाहिए, कितने मार्कर जीन है, कौन कौन से? ARN TR, शॉर्ट में चलेंगे, ARN, कितनी रिकॉग्निशन साइट है? क्या 8 की 8 याद है हमें? समझ दोगे? ओके, मैं करवा दूंगा अपने। डन। अब आएगा थर्ड टूल। पहला था हमारा एंजाइम, दूसरा था हमारा वेक्टर, अब आएगा तीसरा पैसेंजर DNA। पैसेंजर DNA, ये कंपक बहुत खून पिएगा। पैसेंजर DNA है छोटा सा, इसके नाम बहुत हैं यार, अलग अलग जगह पर हमें इसके अलग अलग नाम मिलेंगे। पैसेंजर DNA, इसी में लिखना ऑब्लिक करके, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्लिक इंसर्ट ऑब्लिक डिजायर्ड जीन ऑब्लिक एलियन DNA ऑब्लिक फॉरेन जीन, सब इसके नाम है। कहीं एलियन लिखेगा, कहीं डिजायर्ड लिखेगा, कहीं इंसर्ट लिखेगा, कहीं जीन ऑफ इंटरेस्ट लिखेगा, कहीं पैसेंजर लिखेगा। तो बार बार परेशान होने से अच्छा एक जगह हो लें, सब इसी के नाम है। पैसेंजर का ही नाम है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्ट, डिजायर्ड जीन, एलियन, फॉरेनर, सब इसी के नाम है। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको डिफरेंट जगह डिफरेंट वर्ड मिलेंगे, ध्यान रखना। अब हम पैसेंजर की फॉर्म में क्या यूज कर सकते हैं? पहला लिखेंगे cDNA। cDNA याद है सब बच्चों को?
चलो आओ बोर्ड पे, सारे मेरे को समझा दो जल्दी से। ये बच्चों हमारा स्प्लिट जीन है। कौन है हमारा? स्प्लिट जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना? HNRNA। अरे याद आ रहा है ना? HNRNA में स्प्लाइसिंग हुई तो क्या बना? और हमने mRNA को लगा दिया 3 पैग RT। क्या लगा दिया? तो क्या बन गया? cDNA। क्या बन गया? चलो अब सारे बच्चे एक्सोन पर विचार करते हैं, एक्सोन और इंट्रोन पर विचार करते हैं। तुम करोगे, मैं नहीं। स्प्लिट जीन, एक्सोन, इंट्रोन, HNRNA, एक्सोन, इंट्रोन, mRNA, एक्सोन, इंट्रोन, cDNA। तो क्या मैं कह सकता हूं cDNA इज मच मोर स्मॉलर देन द नेचुरल DNA? क्योंकि इसके पास एक्सोन नहीं होता। अच्छा, एक्सोन तो होता है, ओके, क्योंकि इसके पास एक्सोन इंट्रोन दोनों होता है। स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा, कर लोगे? पक्का? अरे तुम्हें याद है भूल भाल के सारा? इसका फुल डायग्राम भी बना हुआ याद है ना? तू पीछे ही रहना। RT की फुल फॉर्म तो याद है? क्या था? रिवर्स टीयर। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखेंगे। इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री DNA। इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री DNA formed by the reverse transcription, formed by the reverse transcription much more smaller, much more smaller than the normal gene, much more smaller than the normal gene, as intron are not found in it, as intron are not found in it. Clear? आर्टिफिशियल जीन और क्या काम ला सकते हम? आर्टिफिशियल जीन। पहला आर्टिफिशियल जीन बनाया था हरगोविंद खुराना। किसने बनाया था? हरगोविंद खुराना ने पहला आर्टिफिशियल जीन 1968 में बनाया था। कब बनाया था? और ये क्या था? ईस्ट एलेनिन tRNA जीन। हाँ, उल्टा चलेंगे। क्या बनाया था? वो जीन क्या बनाता है? वो tRNA क्या लाता है? किस में? रिपीट, क्या बनाया? क्या बनाता वो? क्या लाएगा? किस में? किसका बनाता? अफसोस, बट ये भी सरदार था, थोड़ा असरदार था। सरदार बट पूरा असरदार। ई कोलाई टायरोसिन tRNA
मतलब हमारे पास पहला फंक्शनल आर्टिफिशियल जीन कब बनकर आया? और 1983 में तो हमने पहला प्रोडक्ट ही बनवा लिया, इंसुलिन। डन। ये दोनों वर्ड हमें एनसीईआरटी में मिलेंगे जब हम जीन थेरेपी पढ़ेंगे। तो जीन थेरेपी में हम क्या यूज करते हैं? एडीए का सीडीएनए। क्या यूज करते हैं? एडीए का। और इंसुलिन में पढ़ेंगे तो वहां क्या है? आर्टिफिशियल जीन। क्या है वहां? आज हमारे लिए आर्टिफिशियल जीन बनाना बहुत आसान है, बहुत। क्यों? आज हमें प्रोटीन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पता है, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक। हमें हर एक अमाइनो एसिड का कोडोन पता है, नीरेनबर्ग, नीरेन। और हमें आर्टिफिशियल जीन बनाने का तरीका हरगोविंद। तो आज तो हम वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल जीन बना चुके हैं। आज आर्टिफिशियल जीन बनाना बहुत बड़ी बात है या नहीं? क्यों? हमें प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता है, हर एक अमाइनो एसिड का। और हमें यह भी पता वो नॉन एम्बिगुअस है, याद है कि वन कोडन कोड फॉर्म हुई। और हमें आर्टिफिशियल जीन बनाने का। तो आज हम सबसे ज्यादा काम ही किस पर करते हैं? आर्टिफिशियल जीन। काम ही किस पर करते हैं? नहीं, सेल तो पूरे हैं भाई। अच्छा, इसका मूड खराब हो गया। चलिए जी, थर्ड टूल इतना ही है। फोर्थ एंड लास्ट टूल इज द होस्ट। चौथा और लास्ट टूल अब क्या है? होस्ट। होस्ट कौन है? जिसके अंदर हमें वो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करना है। होस्ट कौन है? जिसके अंदर हम वो डिजायर्ड जीन ट्रांसफर। तो होस्ट की फॉर्म में हम बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट या फिर एनिमल कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। होस्ट की फॉर्म में हम बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट या एनिमल किसी को भी यूज कर सकते हैं। ये सब हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये हमारा इस चैप्टर का पहला सेक्शन था, टूल्स ऑफ बायोटेक। क्या था ये? अब सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है, टेक्निक। दो पार्ट में चैप्टर है, टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड, अब क्या पढ़ेंगे? टूल पढ़ेंगे या टेक्निक? मतलब प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? अब डाल लेंगे हेडिंग, प्रोसेसेस ऑफ आरडीटी। अब हमें पूरा प्रोसेस पढ़ना है। पूरी प्रोसेस करवाई कैसे जाती है, कैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला जाता है, वेक्टर के साथ जोड़ा जाता है, होस्ट में भेजा जाता है, होस्ट का सिलेक्शन किया जाता है, कैसे प्रोटीन बनवाई जाती है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। अब फुल डिटेल चलेगा मैकेनिज्म का। प्रोसेस ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब हमें प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या चाहिए? हमें डीएनए। क्या चाहिए हमें? और डीएनए कहां से निकाला जाएगा? सेल। मेरे साथ साथ चलेंगे एक लाइन में। सबसे पहले हमने क्या ली? एक सेल को सबसे पहले लाइटिक एंजाइम से ट्रीट किया जाएगा। किससे ट्रीट करेंगे? लाइटिक एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। अब ये लाइटिक एंजाइम हमारा कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। सेल वॉल का प्रोटोप्लास्ट मिलने के बाद अब हम इसे ट्रीट करेंगे लाइपेज। लाइपेज किसको डिसॉल्व कर देगा? सेल। तो अब हमें क्या मिल गया? क्रोमोजोम। क्या मिल गया? क्रोमोजोम मिलने के बाद अब हम यूज करेंगे प्रोटीएज। क्या यूज करेंगे?
और प्रोटीज के बाद आरएनएज। प्रोटीज किसको डाइजेस्ट कर देगा? आरएनएज। अब हमें क्या मिल गया? और अब हम डीएनए को पिलाएंगे चिल्ड इथेनॉल। यहां ये याद है, क्या पिलाएंगे? चिल्ड इथेनॉल पीने से डीएनए क्या हो गया? लुढ़क जाएगा। हाँ, यही याद है। और लुढ़के हुए डीएनए की अब हम क्या करवा लेंगे? स्पूलिंग। क्या करवा लेंगे? हाँ बच्चों, सबसे पहले क्या निकाल ली? किससे ट्रीट किया? फिर क्या मिल गया? आ जाइए। Recall that nucleic acid is the genetic material of all. Without, in majority of the organism, this is the, याद है सब बच्चों को? In order to cut the DNA with the, it needed to be in the free from other. कोई doubt? Since the DNA is enclosed within the, we have to break the open to release along with the such as RNA, DNA, RNA, protein, polysaccharide also. This can be achieved by treating the plant or with the such as lysozyme, cellulase, chitinase. कोई doubt? You know that genes are located on, intertwined with the such as the, पढ़ो अगली लाइन। यहां तक आगे सारे? कोई डाउट? नेक्स्ट। पिला दिया चिल्ड इथेनॉल, डीएनए लुढ़क गया। अब वो लुढ़का हुआ डीएनए हमें फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में दिखाई देगा। ये है वो फाइन थ्रेड्स, है ना? वो प्रेसिपिटेट होकर टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे थ्रेड्स की फॉर्म में आएगा। अब इस टेस्ट ट्यूब से हम डीएनए को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? डीएनए को बाहर निकालना कहलाता है स्पूलिंग। क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्पूलिंग? डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय इक। अपनी देसी भाषा में कुंडी अटका के बाहर खींच लेंगे। स्पूल एक एपरेटस होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको, है ना? आगे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, वो जबड़ा देखते हैं ना, तो डेंटिस्ट ज्यादा यूज करते हैं। मुंह फाड़ के जैसे मुंह के अंदर बैठ के देखेंगे, होता है ना ऐसे। डन। चलिए जी, क्या हमें डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया? अब हमें इस डीएनए में से निकालना है जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या निकालना है? क्या निकालना है? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अब सेकंड काम क्या होगा? बोलो। कटिंग ऑफ डीएनए एट, डालो सेकंड हेडिंग, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। मैंने कहा था मेरे साथ साथ चलना। अब जगह छोड़ो, बाद में लिखना। कटिंग ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। बोर्ड पर। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो हमारा डीएनए है, ये जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए को अब बच्चों हम ट्रीट करेंगे आरई से। किससे ट्रीट करेंगे? आरई से ट्रीट करके हम इससे क्या निकाल लेंगे? अपना जीन ऑफ। ये है हमारा सोर्स डीएनए। कौन है हमारा सोर्स डीएनए? से हमने क्या निकाल लिया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए किससे यूज करेंगे? अब आरई एक एंजाइम है और एंजाइम को वर्क करने के लिए अपनी ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। जब तक वो ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक ये एंजाइम काम, याद है? जब तक वो ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक एंजाइम काम। तो अब हम इस सोर्स डीएनए से क्या निकालेंगे? पहली लाइन, restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with the at the optimal condition for the। अब
जो हमने यहां जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमको वेक्टर के साथ जोड़ना, किसके साथ जोड़ना? तो जो आरई हमने यहां यूज किया है वही आरई हम वेक्टर पे यूज करेंगे। सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही? लास्ट लाइन आएगी, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। प्रोसेस विल रिपीटेड विद द प्रोसेस विल रिपीट विद द, इतना बनेगा पहले, साथ साथ चलो डायग्राम ही डायग्राम है पूरे चैप्टर में। वो प्राणी अब पहले जो वो बना वो फिर मिट जाएगा। ये बनाने के बाद एक लाइन लिखेंगे, द प्रोसेस इज रिपीटेड ये तेरे डीएनए को पैरालिसिस हो गया है? द प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। द प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ओके, बोर्ड पर। अब जो दूसरा तरह में ना, अब हमारा ये सोर्स डीएनए था, सोर्स डीएनए पर हमने क्या यूज किया? आरई। तो आरई यूज करने से ये डीएनए क्या हो गया? डाइजेस्टेड हो गया। ये डीएनए डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो डायरेक्ट पता, तो इट विल बी चेक्ड बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चेक्ड बाय द, नेक्स्ट लाइन, द प्रोग्रेशन ऑफ डाइजेशन, progression of digestion will be checked by the gel electrophoresis. Progression of digestion will be checked by the gel electrophoresis. याद है? एक जनरल एक्सपेरिमेंट देखते हैं कैसे चेक किया जाता है। हमने 4 अलग अलग सैंपल लिए, 4 अलग अलग, और 4 अलग अलग सैंपल को हमने 4 अलग अलग वेल में भर दिया और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया। तो हमने क्या देखा? लेन 1 के अंदर केवल एक ही बैंड बनकर नजर आया। इसका मतलब बताओ, ये डीएनए अनडाइजेस्टेड है डाइजेस्टेड है? और लेन 2, 3, 4 के अंदर हमें एक से ज्यादा बैंड दिखाई दिए। तो अब ये डाइजेस्टेड है या अनडाइजेस्टेड है? लेन 1 में क्या है? डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड? और लेन 2, 3, 4 में, 1 में, 2, 3, 4 में स्टार्ट। Agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of DNA is there, hence it move toward the gel electrophoresis। कैसे होता है सब बच्चों को याद है? पक्का? रीडिंग ले लें, चलो इतना फोर्स कर दो, स्टार्ट कर दो। The cutting of DNA by the results in the, these fragment can be known as the, since DNA fragment are, they can be by forcing them to move towards the, under the, through a, or nowadays the most commonly used matrix is the, which is a natural polymer extract from the DNA fragment separate according to their, through the, provided by the, hence the smaller the fragment size the further its lane 1, 2, 3, 4 क्या लिखो पढ़ो। डन। ये वाला एंड हमारा कैथोड या एनोड? ये वाला लार्जेस्ट कहां मिलेगा? स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। कोई डाउट? अब हमें क्या जेल पर डीएनए दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? जेल पर हमें डीएनए दिखाई, डीएनए को
देखने के लिए सबसे पहले यूज किया जाएगा इथिडियम ब्रोमाइड। क्या यूज किया जाएगा? इथिडियम ब्रोमाइड यूज करने के बाद यूवी रेज, यूवी रेज यूज करने से क्या बनेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड। कैसे बैंड? ये इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए से रिएक्ट करेगा। जहां जहां डीएनए वहां कौन रिएक्ट करेगा? इथिडियम। इथिडियम ब्रोमाइड कहां है? समझ गए? चेक करने के लिए यूवी, जहां जहां यूवी का एब्जॉर्प्शन होगा क्या बन जाएगा? मतलब वहां वहां डीएनए। तो अब इस ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड पर क्या लगाया जाएगा? एक कट। क्या लगाया जाएगा? एक क्या लगाया जाएगा? एक। और उस कट को सेपरेट कर लिया जाएगा और उस कट में से अब क्या निकाल लिया जाएगा? क्या निकाल लिया जाएगा? यह प्रोसेस कहलाएगा इल्यूशन। क्या कहलाएगा? आपने इस बैंड के चारों तरफ कट लगाया और आपने इस बैंड को निकाल लिया। निकाल लिया। उस बैंड में जेल है, डीएनए दोनों ही है। जेल को मेल्ट कर दो। जेल को क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा? चलो हो जाओ शुरू। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी ओनली आफ्टर with a known as the followed by the exposure of you cannot pure DNA in the and without कोई doubt you can see of the in a exposed to the separated band of R from the and from the step is known as the DNA fragment purified in this। ये आगे चलेगा काम। अब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। अब हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या बनाएंगे? मल्टीपल कॉपी। क्या बनाएंगे? क्योंकि हमारे पास इसकी कॉपी बहुत कम होगी और अगर लॉस्ट होगी तो ये सारा प्रोसेस दोबारा कराना पड़ेगा। तो सीधा एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे या मल्टीपल कॉपी पीसीआर करवाएंगे। क्या करवाएंगे? हर एक चीज में से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा केमिकल काम आता है? कौन सी रेज? क्या हो गया? अच्छा, कौन सा केमिकल काम आता है? कौन सी रेज? कैसे बैंड बनेंगे? उनमें से डीएनए को सेपरेट करना। सेपरेट करना हर एक चीज में से क्वेश्चन आया हुआ है। स्पूलिंग अलग है, इल्यूशन अलग है। स्पूलिंग अलग है, इल्यूशन बना लीजिए बस। आपको पेपर में मॉलिक्यूलर और बायोटेक दोनों पूरे कर दिए हुए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट और बायोटेक भी कंप्लीट है। प्रिंसिपल प्रोसेस भी है और एप्लीकेशन भी है। ठीक है, हो जाएगा। दो दिन इस चैप्टर में लगेंगे बस। और एप्लीकेशन कुल मिला के 2 लेक्चर का। अरे इसमें तो मेन टाइम सिलेक्शन में लगना है 1 घंटा, और किस में नहीं लगेगा। सिलेक्शन 1 घंटा खा जाएगा पूरा। ठीक है, सिलेक्शन ड्यूअल चलता है ना, उसमें टाइम लगेगा। ये तो बोनस मानते हैं हम। सबसे आसान चैप्टर है और नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। सबसे आसान चैप्टर पूरी बायो में और नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलो आएंगे ही आएंगे। 10 कम में और 10 मिला के उसमें से नहीं आते। तुम जानते हो किसमें से? तुम जानते हो जिसमें पूरा साल खा जाता है। ये 5 चैप्टर हैं छोटे छोटे। बायोटेक प्रिंसिपल प्रोसेस, बायोटेक एप्लीकेशन, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर, प्लांट ब्रीडिंग, बायोमोलिक्यूल। इन 5 चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन है। 5 चैप्टर के 15 से, और जिनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में। गुड नाइट।